नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मॉड्यूल जो है आउटलाइन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, वीक 4, लेक्चर 16। और आज का जो टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। पिछली वीक में आपने जो है इस स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से प्राचीन भारत में जो है स्तूप आर्किटेक्चर का उत्पत्ति होती, विकास होता है और उसके प्रकारों के बारे में आपने पढ़ा। और इसके साथ ही साथ प्राचीन भारत के जो प्रमुख स्तूप थे उनके बारे में भी जो है आपने जो है पढ़ा, जैसे कि भरहु, सांची, अमरावती इत्यादि। इसी क्रम में हम जो है रॉक कट आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है प्राचीन भारत में जो है रॉक कट आर्किटेक्चर यानी कि शैलकृत गुफाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ और उसके क्या उद्देश्य थे और किन धर्मों और संप्रदाय के लिए जो है इस प्रकार के संरचनाओं का निर्माण किया गया। तो इस कोर्स के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जानने का प्रयास करेंगे अबाउट उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एंड अर्ली वर्क एंड कंट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे, किन लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, प्रमुख स्कॉलर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो है हम हिस्ट्री ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ रॉक कट केव्स की बात करेंगे। और इसी क्रम में जो है हम रॉक कट आर्किटेक्चर को 3 वर्गों में विभाजित करके उसके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन और हिंदू ट्रेडिशन के अंतर्गत जो है रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। भारत में हम जब भी स्थापत्य की बात करते हैं तो भारत में स्थापत्य का एक लंबा इतिहास हमें जो है दिखाई देता है, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। इंडस रूसी सिविलाइजेशन के का जब हम पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने चर्चा किया था और हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि भारत में स्थापत्य का जो इतिहास है लगभग जो है 5000 वर्ष जो है प्राचीन स्थापत्य का इतिहास हमें दिखाई देता है। और इसी के साथ इंडस रूसी सिविलाइजेशन की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी उनके टाउन प्लानिंग में महत्वपूर्ण विशेषता थी। ग्रिड पैटर्न में डिवीजन होना टाउन प्लानिंग का वो विशेषता दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ जो है हमें ग्रेट बाथ हमें दिखाई देता है, ग्रैनरी दिखाई देती है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हुई दिखाई देती हैं, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखाई देता है एंड ड्रेनेज सिस्टम जो है हमें एडवांस के रूप में, एडवांस डेवलप फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इसी क्रम में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से धौलावीरा से जो है हमें पॉलिश स्टोन पिलर्स के एविडेंसेस हमें दिखाई देते हैं, जो कि पर्शियन जो पॉलिश स्टोन होते थे उनसे हजारों साल पूर्व जो है भारत में प्रचलित थे, इसके ये प्रमाण हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है धौलावीरा से, जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से हमें रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंस दिखाई देते हैं, जैसे कि वाटर रिजर्वायर, वेल एंड ये दिखाई देता है। और इसी के साथ हमें वहाँ पे जो है ड्रेनेज के निर्माण में भी जो है और घरों के निर्माण में जो है स्टोन वर्क यानी स्टोन मैसनरी वर्क के एविडेंस जो है हमें दिखाई देते हैं। एंड बाद में इसी परंपरा को हम देखते हैं कि जो मौर्य जो शासक थे इस परंपरा को आगे ले जाने का वो कार्य करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाटर रिजर्वायर जो है स्टोन वर्क के माध्यम से जो है इनका निर्माण किया गया है और ये सीढ़ियों का निर्माण भी जो है पत्थरों को काट कर किया गया और स्टेप्स वेल भी जो है वो पत्थरों से जो है निर्मित किए गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड स्टेप वेल की परंपरा आप जानते हैं कि भारत में गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में आज भी ये परंपरा जो है हमें दिखाई देती है और एक विशिष्ट पहचान के रूप में हमें 5000 वर्षों से जो है प्रचलित ये परंपरा हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पॉलिश स्टोन के एलिमेंट हमें दिखाई देते हैं, जिनका प्रयोग जो है मुख्य रूप से जो है पिलर्स के लिए जो है किया जाता था। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ड्रेनेज के लिए जो है स्टोन ब्रिक्स का जो है प्रयोग किया गया है और ये ड्रेनेज की गहराई लगभग 6 फीट के आसपास है, उससे भी ज़्यादा हमें दिखाई देती है। इसका हमें ह्यूज प्रयोग जो है हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कौन से स्कॉलर है जिन्होंने जो है रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए, शोध किए, रिसर्च कार्य किए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम हमें दिखाई देता है वो है जेम्स फर्ग्यूसन का। जेम्स फर्ग्यूसन पहले स्कॉलर हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने द केव टेम्पल्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की जो है लिखा था और वो पुस्तक उन्होंने जेम्स बर्जिस के सहयोग से 1880 ईस्वी में लिखा था। और इसी पर प्रकाशित जेम्स बर्जिस ने जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी एलोरा केव टेम्पल्स 1883 ईस्वी में जो है ये पुस्तक जो है उनके द्वारा रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई थी।
इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण कार्य हमें जो दिखाई देता है वो एम.एन. देशपांडे का कार्य हमें महत्वपूर्ण दिखाई देता है, जो कि 1959 में किया गया था, रॉकेट केव्स ऑफ पीतलखोरा। ये एक महत्वपूर्ण कार्य हमें दिखाई देता है। और इसी क्रम में देवल बित्रा ने जो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट नाम से जो है एक पुस्तक लिखा था, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। एंड ओवेन सी कैल के द्वारा जो है बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का जो है प्रकाशन किया गया था 1975 ईस्वी में। याजदानी की जो बुक है वो अजंता के ऊपर बहुत प्रसिद्ध बुक मानी जाती है, जिन्होंने अजंता के ऊपर जो है सबसे फेमस जो वर्क जो है वो याजदानी का जो है माना जाता है। और इसके अलावा बिनोय के बहल ने जो है अजंता के ऊपर एक अन्य पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम है द अजंता केव्स आर्टिस्टिक वंडर ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट इंडिया। एंड इसके अलावा कार्मेल बार्कसन ने 1992 में एलोरा कॉन्सेप्ट एंड स्टाइल नामक जो है पुस्तक का प्रकाशन किया था। एंड एम.के. धवलीकर ने 2003 ईस्वी में जो है एलोरा मॉन्यूमेंटल लेगेसी नामक जो है पुस्तक का प्रकाशन जो है उनके द्वारा किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण नाम हमें दिखाई देता है, जिसकी चर्चा हम आगे अजंता के साथ भी करेंगे, वो है वाल्टर एम स्पिंक का नाम जो है महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है। वाल्टर स्पिंक ने अपने पूरा जीवन जो है अजंता को जो है अध्ययन करने में और उसके अजंता के गुफाओं के विकास के अध्ययन में जो है उन्होंने समर्पित कर दिया था। तो उनकी जो पुस्तक है अजंता हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये 5 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई। तो पुस्तक बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है केव टेम्पल्स के अध्ययन के लिए। और इसी में जो है लिसा ओवेन की एक पुस्तक है कार्विंग डिवोशन इन द जैन केव्स एट एलोरा। तो ये मुख्य रूप से एलोरा की जैन गुफाओं को विशेष संदर्भ में इस पुस्तक की जो है रचना की गई थी। और इसी में हम देखते हैं हिमांशु प्रभा रे की एक पुस्तक है, आर्टिकल हम कह सकते हैं, वो जो है दिखाई देती है अर्ली हिस्टोरिकल अर्बनाइजेशन इन द केस ऑफ वेस्टर्न डेक्कन। एंड कैथलीन डी मॉरिसन ने जो है एक अन्य पुस्तक प्रकाशित की, ट्रेड, अर्बनिज्म, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, बुद्धिस्ट मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट इन अर्ली हिस्टोरिक वेस्टर्न डेक्कन। ये बहुत ही फेमस पुस्तक मानी जाती है कैथलीन मॉरिसन की। और इसी में विद्या दहेजा की एक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है, वो है अ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट ऑफ फिनिश रॉकेट श्राइन्स इन प्री मॉडर्न इंडिया। ये भी बहुत प्रसिद्ध बुक मानी जाती है। अगर आपको रॉकेट आर्किटेक्चर का अध्ययन करना है, अगर आपको रॉकेट आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट को समझना है और उसके विकास को समझना है, और विभिन्न प्रकार के रॉकेट आर्किटेक्चर जो कि बौद्ध परंपरा में दिखाई देते हैं, जैन परंपरा में दिखाई देते हैं, और अगर हिंदू परंपरा में जो रॉकेट आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं, अगर उनका अध्ययन आपको करना है तो आपको इन पुस्तकों का अध्ययन करना जो है आपके लिए अनिवार्य होगा। अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ रॉकेट आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, कि भारत में रॉकेट आर्किटेक्चर का इतिहास कैसे जो है दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो है बहुत सारे ऐसे हमें लिटरेरी रेफरेंसेस दिखाई देते हैं, जिसमें 16 महाजनपदाज के जो है हमें संदर्भ दिखाई देते हैं। और इन ग्रंथों में जो है भारत में पॉलिटिकल सेंटर्स, किंगडम्स और रिपब्लिक स्टेट्स के बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उन्हीं में से एक रिपब्लिक था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित था। वहां पर हमें जो है ओवल शेप्ड विष्णु टेम्पल का जो साक्ष्य जो है प्राप्त होता है, जो कि 5th सेंचुरी BCE से जो है संबंधित है। और इसी परंपरा को हम आगे देखते हैं कि जब मौर्यन पीरियड में आते हैं, 3rd सेंचुरी BCE में जब हम आते हैं, तो हमें देखते हैं कि मौर्य शासकों के द्वारा जो है प्रथम बार भारतीय उपमहाद्वीप में जो है रॉकेट केव स्ट्रक्चर की डिगिंग आरंभ की गई। एक प्रकार का नया इनिशिएटिव हमें दिखाई देता है, और इसकी जो क्रेडिट जाती है सम्राट अशोक को जो है इसकी क्रेडिट दी जाती है। यानी भारत में रॉकेट आर्किटेक्चर इनिशिएट करने का, उसके उत्खनन के आरंभ करने का जो श्रेय है वो मौर्य शासक सम्राट अशोक को जो है दिया जाता था। और मुख्य रूप से विशेष रूप से जो है ये गुफाएं जो हैं, शैलकृत गुफाएं जो हैं, उन्होंने आजीविकों के लिए जो है बनवाई थी। और इसके अलावा हमें जो है बुद्धिस्ट केव्स की भी प्राप्ति दिखाई देती है। ये गुफाएं जो है हमें बिहार के बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में जो है ये गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसकी पुष्टि वहां से प्राप्त होने वाले अभिलेखों से होती है, जो कि मौर्यकालीन अभिलेख हैं। सो उन अभिलेखों से पुष्टि होती है कि उन्होंने जो है इनका निर्माण किया था। अब हम बात करेंगे कि रॉकेट जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में हमें किस प्रकार की अन्य सूचनाएं दिखाई देती हैं। तो रॉकेट आर्किटेक्चर के बारे में हमें सूचनाएं जो है मेगास्थनीज का जो यात्रा वृत्तांत है वहां पर भी हमें सूचनाएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो है फाहियान
का जो ट्रैवल अकाउंट है उससे भी हमें जो है भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में सूचना जो है प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो सेटलमेंट है, जो अधिवास हैं, उनको दो वर्गों में जो है विभाजित किया है, रिलीजियस एंड द सेकुलर। इन दो वर्गों में जो है वो सेटलमेंट यानी अधिवास को विभाजित करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पाटलिपुत्र है, जिसका जो है साक्ष्य हमें जो है बिहार के बुलंदीबाग और कुम्हरार नामक जगहों से हमें प्राप्त हुए थे, वहां भी हमें वेल्ड प्लान, टाउन प्लानिंग के साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य में दिखाई देता है कि स्टोन वर्क का मौर्यन पीरियड में अत्यधिक प्रयोग किया गया, स्टोन टेक्निक का प्रयोग किया गया, और उसके लिए जो है चुनार सैंडस्टोन का प्रयोग हमें दिखाई देता है पिलर्स के निर्माण के लिए, यानी स्तंभों के निर्माण के लिए, जो और पिलर कैपिटल हैं उनके निर्माण के लिए जो है चुनार सैंडस्टोन का प्रयोग हमें दिखाई देता है। अगर हम देखें कि जो मौर्यन एम्पायर है उसका जो महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखाई देता है वो है इनिशिएटिव ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। ये एक महत्वपूर्ण जो है हमें शुरुआत हमें दिखाई देती है, प्रयास हमें दिखाई देता है, जिसका प्रभाव जो है भारत की स्थापत्य परंपरा पर हमें पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर की। जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें दो महत्वपूर्ण चीजें हमें दिखाई देती हैं। पहला है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मानव जो है आरंभ से ही, मतलब प्रागैतिहासिक काल से ही जो है वो गुफाओं में या शैलाश्रयों में, जिसको रॉक शेल्टर्स कहते हैं, वहां पर वो निवास करता था। और इसके साक्ष्य जो है हमें पैलेolithic और मेसोलिथिक पीरियड से हमें दिखाई देते भारत में प्राप्त होते हैं, जैसे कि भीमबेटका से जो है रॉक शेल्टर्स में प्रीहिस्टोरिक पीरियड में मानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हमें देखते हैं कि गुरुपुर एक पुरास्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया तहसील में स्थित है, और ये कैम्यूर की पहाड़ियों में अवस्थित रॉक शेल्टर है। और एक ही जगह पर हमें गुरुपुर में जो है मल्टी स्टोरी रॉक शेल्टर्स हमें जो है प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार के रॉक शेल्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मल्टी स्टोरी रॉक शेल्टर्स हमें जो है हमें प्राप्त होते हैं, और इन रॉक शेल्टर्स को जो है प्रीहिस्टोरिक टाइम में हमें जो है उसमें एंथ्रोपोजेनिक मॉडिफिकेशन के साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं, किस प्रकार मानव ने जो है उसमें मॉडिफिकेशन की उसके साक्ष्य दिखाई देते हैं। और इसके अलावा हमें जो है यहाँ से रॉक पेंटिंग्स जो है प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव इन गुफाओं का प्रयोग, इन शैलाश्रयों का प्रयोग अपने निवास के लिए कर रहा था। एंड ऐतिहासिक युग में जो है ये बहुत आश्चर्यजनक है कि ऐतिहासिक युग में जो है इन शैलाश्रयों का प्रयोग जो है बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो है किया गया, जिसकी पुष्टि यहां से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे जो सेल्स हैं, चैम्बर्स हैं, उनसे होती है, जो कि उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए, मेडिटेशन के लिए जो है इन सेल्स का उन्होंने जो है निर्माण किया था। यानी ह्यूमन मॉडिफिकेशन के साक्ष्य जो है हमें यहां से दिखाई देते हैं। तो इससे पता चलता है कि स्पष्ट होता है कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक हमें दिखाई देता है किस प्रकार से मानव ने जो है हजारों सालों से इन शैलाश्रयों का प्रयोग अपने निवास के लिए किया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि बुद्ध के काल की जब हम बात करते हैं तो बिहार के राजगीर से जो है हमें सप्तपर्णी गुफा के साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। ये जो गुफा आपको दिख रही है ये सप्तपर्णी गुफा है, और इस गुफा का प्रयोग माना जाता है कि बुद्ध अपने जब राजगीर प्रवास करते थे तो यहाँ पर जो है वो विश्राम करते थे। इस गुफा का प्रयोग भगवान बुद्ध के द्वारा जो है किया गया था, और ऐसी मान्यता है कि बुद्ध की महापरिनिर्वाण के पश्चात जो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, वो भी जो है इसी सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और सप्तपर्णी गुफा एक नेचुरल केव है, एक प्राकृतिक गुफा है, जिसका प्रयोग हमें दिखाई देता है किस प्रकार से भगवान बुद्ध और उनके जो भिक्षु हैं उनके द्वारा, उनकी महापरिनिर्वाण के पश्चात जो है प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए भी जो है इस गुफा का प्रयोग हमें दिखाई देता है, जिसकी पुष्टि लिटरेरी एविडेंसेस से जो है होती है। और इन गुफाओं का प्रयोग जो है बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो मेडिटेशन इत्यादि के लिए जो है करते थे। इस क्रम में हम देखते हैं कि जो प्रथम प्रयास किया गया वो है डिगिंग का, वो मौर्य शासकों के द्वारा जो है किया गया, जिसमें जो है सम्राट अशोक और उनके जो पौत्र हैं दशरथ का महत्वपूर्ण योगदान जो है दिखाई देता है। और इसके अलावा राजगीर से ही जो है हमें सीतामढ़ी और सोन भंडार केव्स के बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो कि अलग अलग कालों में निर्मित हुई। चूंकि यहाँ पे इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते, इसलिए इनकी डेट करना, इनकी तिथि निर्धारित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हमें दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं कि ये लोमस ऋषि केव है, और इसका आउटर जो लुक है
वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और इंटीरियर जो है कंप्लीटली जो है वो पॉलिश्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉन्क जो है यहाँ पर खड़ा है और उसकी जो आकृति है उस गुफा की दीवार पर जो है बनती दिखाई देती है। और लोमस ऋषि गुफा यानी बराबर नागार्जुन की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर जो है किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक व्यू है, सीतामढ़ी केव आपको यहाँ पे देख सकते हैं और ये जो है सोन भंडार केव है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो चरण हमें दिखाई देता है भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर का, वो बराबर और नागार्जुन से जो है शिफ्ट होकर जो है डेक्कन में यानी महाराष्ट्र में जो है हमें दिखाई देता है। यानी महाराष्ट्र में हमें जो है इस परंपरा को जिसको आगे बढ़ाने की हमें साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनेकों ऐसे पुरास्थल हैं, जैसे भाजा हो गया, भाजा केव्स यहाँ पे भी हैं, एलोरा हो गया, नासिक केव्स हो गए, एंड द कन्हेरी, ये सारी जो गुफाएं हैं ये महत्वपूर्ण गुफाओं के रूप में हमें दिखाई देती हैं। हमें इस बात पे विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है कि क्यों जो है आखिर जो है एक मूवमेंट हमें दिखाई देता है जिसे वेस्टर्न डेक्कन क्षेत्र बोलते हैं, वहां पर हमें दिखाई देता है। सेकेंड सेंचुरी बीसी में जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे या जो भी बहुत सारे जो भिक्षु भिक्षुनी थे और उनके जो फॉलोअर थे वो जो है मुख्य रूप से डेक्कन के क्षेत्रों में हमें शिफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे आंध्र राजवंश के शासकों ने जो है उनको संरक्षण प्रदान किया, जैसे सातवाहन हो गए, उनके द्वारा जो है इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है और इन्हें जो है बौद्ध धर्म को प्रमोट करने का कार्य जो है किया जाता है। और सेकेंड सेंचुरी बीसी में अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है हमें पितलखोरा, भाजा, कार्ले, पांडवलेन, ये कुछ महत्वपूर्ण हमें गुफाएं दिखाई देती हैं जहां पर जो है केव डिगिंग जो है किया जाने लगा और इसका एक विशिष्ट स्वरूप जो है हमें महाराष्ट्र में दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पितलखोरा की जो गुफाएं हैं ये हमें यहाँ पर दिख रही हैं, अत्यंत साधारण प्रवृत्ति की दिखाई देती हैं और इनका जो डिगिंग किया गया है वो बाहर से जो है अंदर की ओर जो है डिगिंग किया गया है। इसी क्रम में जो है हमें अगला जो महत्वपूर्ण केव जो दिखाई देता है महाराष्ट्र में डेक्कन में वो है भाजा की केव जो है हमें दिखाई देती है। और ये जो गुफाएं निर्मित हो रही थी इनका जो बेस था, जिन परंपरा के अंतर्गत ये निर्मित हो रही थी गुफाएं, वो मुख्य रूप से जो है जो टिम्बर आर्किटेक्चर था, वुडन आर्किटेक्चर था, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पहले से ही प्रचलित परंपरा थी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक थी उसी को जो है मुख्य रूप से बसाल्ट रॉक फॉर्मेशन पर जो है निर्मित किया जाने लगा। यानी कि हम ये देखते हैं जब इन गुफाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है मटेरियल बदला, यानी जो कंस्ट्रक्शन निर्माण की मटेरियल था वो बदलता है, पर उसकी जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है निर्माण करने की, वो जो है हमें पूर्ववत ही दिखाई देती है। एंड ये जो है कार्ले की जो केव है जो कि एक विकसित स्वरूप में हमें दिखाई देती है, उसका यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक और बात मैं पुष्ट करना चाहूँगा कि इन रॉक कट केव्स में जो है कोई आवश्यकता नहीं थी कि इन लकड़ियों को या टिम्बर्स के जो बीम्स हैं और उनको लगाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं दिखाई देती है। किंतु जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में रॉक कट केव्स बनने से पूर्व जो है टिम्बर और वुडन कंस्ट्रक्शन की परंपरा दिखाई देती है और उसी परंपरा की परिणति में जो है हमें यहाँ पर रॉक कट केव्स दिखाई देते हैं। तो जो आर्किटेक्ट थे, जो शिल्पी थे, उन्होंने जो है सिर्फ मटेरियल बदला और वो उस परंपरा को जो है अभी भी जो है कैरी आउट कर रहे थे। यानी उन्होंने अपनी निर्माण करने की जो परंपरा थी उसको उन्होंने त्याग नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है मटेरियल, नवीन मटेरियल का जो है चयन जो है उन्होंने किया था। और यहाँ पे लकड़ियों के अभी भी साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से उनको सपोर्टिंग के रूप में जो है लगाया गया है, जिसकी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता हमें नहीं दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी हमें गुफाएं हमें जो दिखाई देती हैं जहां से हमें अर्ली हम उसके डेवलपमेंट को, भारत में रॉक कट केव्स के डेवलपमेंट को हम ट्रेस करना हो, उसके अध्ययन करना हो, तो कौन सी महत्वपूर्ण गुफाएं दिखाई देती हैं। तो इस क्रम में जो है पितलखोरा की जो गुफाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि महाराष्ट्र से प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर कुल हमें 34 रॉक कट केव्स जो है हमें प्राप्त होते हैं, जो कि माना जाता है कि 3rd-2nd सेंचुरी बीसी के आसपास जो है यहाँ पर इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। और
जब आपको अर्लीस्ट केव ऑफ डेक्कन का जब अध्ययन करना हो तो पितलखोरा की गुफाएं जो है महत्वपूर्ण जो है मानी जाती हैं और जो कि हीनयान परंपरा से संबंधित है। और इसी क्रम में हमें दिखाई देता है कि जो केव 3 है, पितलखोरा का जो केव 3 है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है सबसे अर्लीस्ट केव्स में से एक जो है माना जाता है और महत्वपूर्ण केव जो है माना जाता है। और इस परंपरा में हमें जो है केव 9 जो है कोंडाने का वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा जो है भाजा का केव 12 और जो है एंड अजंता का केव 10, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण गुफाएं हमें दिखाई देती हैं जिनके क्रमशः या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अध्ययन कर जो है हम डेक्कन में केव डिगिंग के अर्लीस्ट एविडेंसेस को हम जो है ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमें जो केव 3 जो है पितलखोरा का वो हमें दिखाई देता है एंड उसके बाद जो है कोंडाने का जो है केव 1 एंड अजंता का केव 9, ये कुछ जो है अर्ली केव्स जो है माने जाते हैं। जिसका बाद में जो है हमें कल्मिनेशन की बात करें कि रॉकेट केव्स का अगर, तो वो हमें जो है कार्ला केव से जो है हमें दिखाई देता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है भारत में रॉकेट केव्स निर्माण करने की जो परंपरा है जो कि शुरू हुई लोमस ऋषि केव से 3rd सेंचुरी BC में, वो किस प्रकार से जो है इवॉल्व होती हुई हमें दिखाई देती है। और वो परंपरा हमें भाजा में दिखाई देती है, फिर हमें कार्ला में दिखाई देती है, देन अजंता में आते आते 5th सेंचुरी आते आते हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। फिर हमें जो है विश्वकर्मा जो केव है एलोरा में, वहां पे हमें परिवर्तन होते हैं। इसके बाद जो है हमें भुवनेश्वर में जो केव 8th सेंचुरी AD में बने वहां पर, तो हम एक विकास क्रम देख सकते हैं फ्रॉम लोमस ऋषि टू भुवनेश्वर में जो केव मिलते हैं उनमें हमें जो है एक विकास क्रम जो है हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि जो रॉकेट केव्स हैं, स्पेशली जो बुद्धिस्ट रॉकेट केव्स हैं, उनके क्या डिवीजन हो सकते हैं, कितने वर्गों में हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट रॉकेट केव्स हैं उन्हें हम चैत्यगृह और विहार इन 2 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो है हम विहार शब्द के बारे में भी जो है आगे चर्चा करेंगे कि विहार शब्द जो है क्यों प्रयोग किया गया और इनका मुख्य उद्देश्य जो है क्या था। इसके बारे में हम आगे की लेक्चर्स में जो है हम विस्तृत रूप से जो है डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करेंगे जैन ट्रेडिशन की। जैन ट्रेडिशन के सबसे जो आरंभिक एग्जाम्पल्स हमें जो दिखाई देते हैं वो हमें उड़ीसा में भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी और खंडगिरी से जो है हमें प्राप्त होते हैं। और माना जाता है कि ये जो गुफाएं हैं वो दिगंबर जैन परंपरा से जो है संबंधित थी और इनका निर्माण जो है खारवेल के द्वारा जो है, कलिंग के शासक खारवेल के द्वारा जो है किया गया था। उदयगिरी और खंडगिरी जो है 2 हिल्स हैं, 2 गुफाएं हैं, जहां से जो है हमें अर्लीस्ट जैन रॉकेट केव्स की एविडेंस से जो है हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख गुफाएं हमें दिखाई देती हैं वो हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा और गणेश गुम्फा, ये कुछ प्रमुख गुफाएं हमें जो है यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। उदयगिरी से कुल 18 गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं और खंडगिरी से कुल 14 गुफाओं के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे की क्लासेज में करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रानी गुफा का जो है जनरल व्यू है और मल्टी स्टोरी गुफा है, और ये जो है गणेश गुफा है जो कि जो है उदयगिरी से जो है प्राप्त हुई है। इसी क्रम में जो अगला हमें जो विकास दिखाई देता है रॉकेट केव का, वो हिंदू ट्रेडिशन में जो है हमें दिखाई देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉकेट केव्स का आरंभ सम्राट अशोक के द्वारा किया गया, 3rd सेंचुरी BC में किया गया और आगे जो है विकसित होता हुआ ये हीनयान परंपरा से महायान परंपरा में जाता है। और उड़ीसा में हमें जो जैन परंपरा संबंधित गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हिंदू रॉकेट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें कि आरंभ की बात करें तो 5th सेंचुरी CE में जो है हमें इसका आरंभ जो है दिखाई देने लगता है। और इसका प्रथम प्रयास जो है हमें दिखाई देता है गुप्त शासकों के द्वारा जो है इस प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के एविडेंस हमें दिखाई देते हैं। और इसके साक्ष्य जो है हमें मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप जो है उदयगिरी गुफाओं से जो है हमें गुप्तकालीन रॉकेट केव्स की प्राप्ति होती है, जो कि हिंदू देवी देवताओं के लिए जिनका निर्माण किया गया था। और ये परंपरा आगे चलते हुए हमें बादामी में दिखाई देती है, एलोरा में दिखाई देती है
एलिफेंटा में हमें दिखाई देती है, एंड इसके अलावा जो है एहोल में हमें ये परंपरा जो है आगे चलती दिखाई देती है। और मुख्य रूप से इनमें जो योगदान हमें दिखाई देता है वो है चालुक्य, पल्लवाज, राष्ट्रकूट, इनका हमें जो है महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है, हिंदू रॉक कट ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में दिखाई देता है। और इन सभी पुरास्थलों के अध्ययन से, चाहे बादामी हो, चाहे एलोरा हो, चाहे ऐहोल हो, चाहे वो पल्लव आर्किटेक्चर हो, उनके अध्ययन से जो है हम हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट और उसके इवोल्यूशन को हम भलीभांति समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केव है ये निर्मित है ऐहोल में, और ये जो केव है जिसको रॉक का टेम्पल्स बोलते हैं, ये वातापी का है, केव नंबर 1 है। चालुक्यों के बारे में जो है हम डिस्कशन जो है आगे की क्लासेज में हम डिटेल में करेंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि जो चालुक्य आर्किटेक्चर जो रॉक कट केव्स हैं उसकी हमें सबसे अच्छे एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं बादामी अथवा वातापी से जो है हमें प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा जो है ऐहोल से भी जो है हमें इसके साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। और इनमें मुख्य रूप से जो है हमें मुखमंडप, महामंडप, इस प्रकार के मंडप यानी हॉल्स के एविडेंस जो है हमें दिखाई देते हैं। बादामी में कुल जो है 4 हमें गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और जो है अगर हम बात करें ऐहोल से तो ऐहोल से भी जो है हमें जो है 4 जो है रॉक कट गुफाएं जो है हमें प्राप्त होती हैं। इसी परंपरा में हम देखते हैं कि हिंदू ट्रेडिशन है वहां भी जो है कैलाश टेम्पल से जो है हमें, जो कि रॉक कट आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो भी जो है हमें प्राप्त होता है, जिसकी निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। एंड जो तमिलनाडु के जो पल्लव शासक थे उनके द्वारा भी जो है तमिलनाडु में एक नया विशेष प्रयोग हमें दिखाई देता है, और ये प्रयोग मुख्य रूप से जो है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा किया जाता है, जब वो तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है प्रथम बार रॉक कट केव्स का जो है निर्माण आरंभ करते हैं। तो महेंद्र वर्मन प्रथम वो शासक हैं, पल्लव शासक हैं, जिनको तमिलनाडु के क्षेत्र में रॉक कट केव इनिशिएट करने का जो है क्रेडिट जो है दी जाती है। यहाँ पे आप कैलाश टेम्पल एलोरा को देख सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से रॉक कट टेम्पल्स निर्मित किए गए हैं, और ये वराह केव है जो कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा जो है निर्मित ये जो है केव है, जो कि एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो है माना जाता है। इसके अलावा जो है जो पांड्य शासक हैं उनके द्वारा भी जो है रॉक कट आर्किटेक्चर को जो है प्रमोट करने के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे मैं जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन के जो पुस्तक है द केव टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में एक कोट है, उसको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि इफ दोज केव डिडंट एग्जिस्ट द अदर cave temples in India wouldn't attract European historian. ये बात क्यों की गई थी जेम्स फर्ग्यूसन एंड द जेम्स बर्जेस के द्वारा? अगर इसको हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो हमें पता चलता है कि रॉक कट आर्किटेक्चर प्योरली हम कह सकते कि 100% पूरी तरीके से जो है कंप्लीटली इंडियन आर्किटेक्चर के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के फॉरेन एलिमेंट के एविडेंस हमें नहीं दिखाई देते हैं। यानी ये कंप्लीटली जो है हम कह सकते हैं 100% जो है प्योर इंडियन आर्किटेक्चर है, जिसमें कोई भी फॉरेन एलिमेंट हमें नहीं दिखाई देता है, और इसका एक विशेष प्रभाव हमें दिखाई देता है। पूरे भारत में हम बात करें तो पूरे भारत में 1200 रॉक कट केव्स हैं, जिनमें से लगभग 1000 रॉक कट केव्स जो है वेस्टर्न इंडिया में जो है अवस्थित हैं, और ज्यादातर जो रॉक कट केव्स हैं वो सह्याद्री हिल पर जो है निर्मित किए गए हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र के जो रॉक कट केव्स हैं, जिसकी मैंने बात की, महाराष्ट्र में अकेले लगभग 1000 के आसपास हमें रॉक कट केव्स जो है हमें प्राप्त होते हैं। और अगली क्लास में हम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पूर्व जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र ये जो लिस्ट हमने यहाँ पे दी है, अजंता से लेके लेण्याद्री केव्स और महाकाली केव्स से लेके जो है लोनाथ केव्स, ये सभी की सभी जो गुफाएं हैं, लगभग 38 ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमें रॉक कट केव्स के एविडेंसेस प्राप्त होते हैं, और ये सभी की सभी जो हमें गुफाएं प्राप्त होती हैं ये महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं, जहां पर एक एक जगहों पर हमें 10, 20, 30 की संख्या में गुफाएं जो हैं हमें प्राप्त होती हैं। तो एक ही पुरास्थल पर आपको ग्रुप ऑफ रॉक कट केव्स आपको जो है महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं। तो संक्षेप में हम ये देखें कि हमने मुख्य रूप से आज की क्लास में जो है भारत में रॉक कट केव्स के विकास, उसके उद्भव
और उसके जो है उसके इनिशिएट करने की जो क्रेडिट है मौर्यों को दी जाती है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और इसी क्रम में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो है केव निर्माण, मैनमेड केव निर्माण से पूर्व भी जो है भारत में ऐसे साक्ष्य दिखाई देते हैं कि प्राकृतिक गुफाओं का प्रयोग जो है प्रागैतिहासिक मानवों के द्वारा किया जा रहा था। और बुद्ध काल में जो है भगवान बुद्ध के द्वारा भी जो है इन प्राकृतिक गुफाओं का प्रयोग किया गया था। अब बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद भी जो है हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो भी जो है राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जो कि एक प्राकृतिक गुफा है, वहां पर हमें दिखाई देती है। और आगे इसी परंपरा को मौर्य सम्राट जो है आगे लेकर जाते हैं और मौर्यों के द्वारा विकसित नवीन जो रॉक कट केव डिगिंग की जो परंपरा थी, उस परंपरा का हम चरम उत्कर्ष जो हमें दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है आपका वेस्टर्न जो इंडिया है वहां पर हमें जो है हमें दिखाई देता है, जहां पर हमें कई वेव्स दिखाई देते हैं। यानी कई एक तरीके से हम वहां पे देखते हैं कि रॉकेट केव्स बनाने की रेस लगी हुई, होड़ लगी हुई है, जिसका प्रथम जो वेव है वो हमें 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE तक दिखाई देता है। एंड जो सेकेंड वेव है वो 5th to 6th सेंचुरी CE के आसपास दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में लगभग 700-800 सालों तक लगातार जो है केव डिगिंग के कार्य जो है हमें दिखाई देते हैं। बाद में यही परंपरा आगे चलती हुई जो है हमें कर्नाटक जाती है, बादामी एंड वातापी जाती है, और वहां से ये परंपरा हमें दिखाई देती है कि इस प्रकार से तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो है पल्लव शासकों के द्वारा केव डिगिंग के प्रयास जो है किए गए, जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम का नाम जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम मुख्य रूप से जो है बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स के बारे में जो है हम मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।